हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं के आधार पर आपके इस सिलेबस का के 8 पाठ पूरे हो चुके हैं। आज शुरू करते हैं पाठ 9, शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चा जब आता है तो वह शब्द बोलना जानता है, अक्षर उच्चारित करना जानता है, शब्द बोलना जानता है, किंतु वाक्य बोलने में उसे कठिनाई हो सकती है। तो प्रारंभिक कक्षाओं में वाक्य रचना का विशेष महत्व होता है। इसीलिए प्रारंभिक कक्षाओं में वाक्य किस प्रकार से बच्चा लिखे, इसका विशेष महत्व होता है, और ये सिखाना शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी होती है। तो प्रारंभिक कक्षाओं में वाक्य रचना का विशेष महत्व है। छात्र जब तक शुद्ध वाक्य बनाना नहीं जानते तब तक बड़े निबंध वे लिख नहीं सकेंगे। सही बात है। हिंदी वाक्य रचना की कुछ विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख इस प्रकार यहाँ किया जा रहा है। जैसे कि वाक्य रचना की कुछ विशेषताएं होती हैं, एक क्रम होता है, वाक्यों में स्पष्टता होनी चाहिए, प्रमुख गुण होने चाहिए। तो आइए देखते हैं वाक्य रचना की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। शब्दों का क्रम, कर्ता क्रिया कर्म, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वाक्य में शब्दों का एक क्रम होता है। कर्ता कहाँ रखा जाएगा, क्रिया कहाँ रहेगी और कर्म कहाँ रहेगा। स्पष्टता, वाक्य में दी गई अभिव्यक्ति स्पष्ट हो जाए तभी वाक्य सार्थक माना जाएगा। आप जो कुछ कहना चाहते हैं वह वाक्य स्पष्ट रूप से कह सके। आकांक्षा, पाठक तभी रचना को पढ़ने में आनंद को प्राप्त करता है जब उसमें आकांक्षा हो। देखा होगा आपने, जो अच्छे अच्छे उपन्यास, अच्छी अच्छी रचनाएं या लेख होते हैं, उसमें एक आकर्षण होता है। वह आकर्षण मात्र क्या होता है, पाठक के अंदर आकांक्षा पैदा करना। अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, आइए पढ़ते जाते हैं। वाक्य की सामर्थ्य, प्रत्येक शब्द में अपनी अपनी सामर्थ्य क्षमता होती है, धारण क्षमता होती है। तो ऐसे ही वाक्य में भी सामर्थ्य एक गुण है। उस सामर्थ्य के अनुसार वाक्य की रचना होना चाहिए, नहीं तो वाक्य अपनी अभिव्यक्ति खो देगा। जैसे कि आपको किसी से कुछ लेना है, तो लेने में कहने के विभिन्न तरीके होते हैं। एक तो होता है मुझे ये चीज़ दे दीजिए, ये वस्तु दे दीजिए। एक होता है मुझे इस वस्तु की अत्यंत आवश्यकता है, कृपया इसे मुझे दे दीजिए। तो अब इस वाक्य में बाद में जो वाक्य कहा गया है उसमें अधिक सामर्थ्य है चीज प्राप्त करने की, वस्तु को प्राप्त करने की सामर्थ्य अधिक दिखाई देती। मधुरता होनी चाहिए, बहुत अधिक क्लिष्ट वाक्य नहीं हो, शब्दों का बहुत अधिक क्लिष्टत्व दोष नहीं होना चाहिए वाक्य में। वाक्य ठीक से रचे जाएं। अब यहाँ ठीक से रचे जाएं का अर्थ क्या है, उपरोक्त जो कुछ भी ऊपर गुण बताए गए हैं उन सबको समेकित करते हुए वाक्य की रचना की जाए। तो ये वाक्य की कुछ विशेषताएं हैं। वाक्य रचना करते समय इन विशेषताओं का ध्यान रखना है। अनुच्छेद की सफलता वाक्य पर निर्भर करती है। देखिए, किसी भी लेख की सफलता, जो आपके द्वारा लिखा गया है, जो आपकी रचना है, उसकी सफलता आपके वाक्य लेखन पर निर्भर करती है। इसलिए वाक्य ही उस रचना का प्रमुख प्रतिपाद्य होता है, प्रमुख अ, आकर्षण होता है। इसलिए वाक्य रचना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विधि सूचक तथा निषेधवाचक वाक्यों की रचना तो सरल है, किंतु प्रश्नवाचक वाक्य में कौन, कहाँ, क्या जैसे शब्द वाक्य में कहाँ रखे जाएं, इसे छात्रों को बताना होगा। देखिए, सामान्य और नकारात्मक वाक्य, जिनको एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं, इनकी रचना तो सरल है, किंतु जो इंट्रोगेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी है, प्रश्नवाचक हैं, इन वाक्यों की रचना में इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं उन्हें कहाँ रखना है। इस बात को छात्रों को बताना अत्यंत आवश्यक है। विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होते हैं उनको, जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, आहा कितना सुंदर मौसम है, ओह बारिश हो रही है, इस प्रकार के जो शब्द हैं उनका वाक्य में कहाँ क्रम दिया जाए,
इस बात का विशेष ध्यान रखना है और छात्रों को भी बताना है। इच्छा बोधक शब्द हैं, ईश्वर करे तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ, आज्ञा सूचक वाक्य है, संदेह वाचक शब्द है, मदन परीक्षा में सफल हो गया होगा, आदि जो जितने भी ये शब्द हैं और जितने भी ये वाक्य हैं, इनकी रचना करते समय शब्दों के क्रम का विशेष ध्यान रखना होता है, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये था। अब बात करते हैं, प्रश्न ये उठता है कि वाक्य रचना में प्रभावशीलता कैसे लाई जाए, कैसे आपका वाक्य आकर्षक और प्रभावशील बने। इसके लिए क्या करना होगा? तो प्रभाविता लाने का पहला साधन है मानसिक उत्तेजना। देखिए, जब तक आप पाठक के अंदर मानसिक उत्तेजना नहीं पैदा करेंगे, तब तक वह रचना पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। वह रचना को ढंग से पढ़ने के लिए या आगे और उस लेख को पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए वाक्य में प्रभाविता लाने के लिए मानसिक उत्तेजना अति आवश्यक है। वह बात जो हृदय को छूकर मस्तिष्क को उत्तेजित नहीं करती, वह प्रभावशाली नहीं हो सकती। देखिए, आपकी बात जब तक हृदय से छूकर मस्तिष्क को न प्रभावित करे, तब तक जो पाठक है, जो आपकी बात सुन रहा है, श्रोता है, वह आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए सबसे अधिक आवश्यक है कि वाक्य रचना में संक्षिप्तता का आग्रह होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार रचना में प्रभाव को कम कर देती है। अच्छी हिंदी वाक्य रचना के लिए कुछ बातों का परित्याग भी आवश्यक है। देखिए, यहाँ बताया गया कि वाक्य रचना में संक्षिप्तता होनी चाहिए, अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। नहीं तो अनावश्यक यदि विस्तार करेंगे तो फिर पाठक ऊबने लगेगा। अच्छी हिंदी वाक्य रचना के लिए कुछ बातों का परित्याग करना चाहिए। तो किन किन बातों को हमें ध्यान में रखते हुए उन्हें छोड़ना है? एक तो वाक्य में वातावरण संबंधी अशुद्धि न हो। जैसे आप किसी जंगल का वर्णन कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रकृति और उस प्रकृति से संबंधित बातों का जरूर वाक्य में प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि आप एक पारिवारिक वातावरण का चित्रण करना प्रारंभ कर दें। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। वाक्य शिथिल न हो, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न हो। वाक्य शिथिल कैसे होते? कि जो भी आपको अभिव्यक्ति देनी है, वो बड़े ही ऐसे वाक्यों का प्रयोग करें कि 2-3 वाक्यों में छोटी से छोटी बात आप कह पाएँ। ऐसे ही शिथिल वाक्य होते। अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न करें या वैदिक कालीन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो पाठक को दिक्कत होगी उसका अर्थ ग्रहण करने में। वाक्य में नीरसता एवं कर्ण कटुता न हो। वाक्य में नीरसता एवं कर्ण कटुता न हो। वाक्य नीरस नहीं हो और कर्ण कटुता मतलब कानों को सुनने में अच्छे लगे। कर्ण कटुता मतलब कानों में चुभे नहीं। ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग वाक्य में नहीं होना चाहिए। निरर्थक शब्द न हो, प्रवाहहीनता न हो। ऐसा न लगे कि कुछ बात टूट टूट के सामने आ रही। अनावश्यक विस्तार न हो। जानते ही हैं, दुरूह शब्दों का प्रयोग न करें। ऐसे क्लिष्ट शब्दों से बिल्कुल बचना चाहिए। वाक्य में प्रयोग करने से बचना चाहिए जिनके अर्थ ग्रहण में सामान्य पाठक को परेशानी होती है। तो आइए देख लेते हैं, अच्छी वाक्य रचना के लिए कुछ बातों का प्रयोग अपेक्षित है। तो कौन कौन सी बातें याद रखनी है अच्छे वाक्य रचना के लिए? तो अच्छी वाक्य रचना के लिए उपमा का प्रयोग आवश्यक है। लाघव मतलब संक्षिप्तता, जैसा कि पूर्व में भी बता चुका हूं मैं। सरलता होनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहीं आग यदि आपने पहले प्रारंभ में लिखा है तो फिर दोबारा में पावक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जल, पानी, इस प्रकार से। विलोम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, अर्धविराम और अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, पूर्ण विराम, कोष्ठक, इन सभी का नियत स्थान पर जरूर प्रयोग करें। तभी वाक्य आपका आकर्षक होगा और तभी वह अभिव्यक्ति देने में सफल भी होगा। ये दिव्य विराम चिन्हों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
तो बच्चों में वाक्य रचना की समझ विकसित हो सके, इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे अलग अलग शब्द हैं, भरत, घर, चल, तो इसको किस शब्दों के क्रम में लगा के, पहले अलग अलग इनके देखिए दिए गए हैं शब्द, फिर उनको एक क्रम में लगा करके बच्चों को बताएं कि इस प्रकार से वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। ये 3 शब्दों के समूह हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहेंगे। वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। इसमें ध्वनि, शब्द, वाक्य तीनों का उचित संयोजन होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। यहाँ वाक्य की परिभाषा भी हो गई कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। इसमें ध्वनि, शब्द, वाक्य तीनों का उचित संयोजन होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। अब देखते हैं वाक्य लेखन में त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं और इनमें क्या क्या सावधानी अपेक्षित है, हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। वाक्य लेखन का तात्पर्य है भावों एवं विचारों के अनुरूप शब्दों को उपयुक्त क्रम से सजाना। उपयुक्त शब्दों का चयन तथा उनके सही क्रमायोजन के अभाव में वाक्य का सही अर्थ कभी भी स्पष्ट नहीं हो सकता। वाक्य ऐसा होना चाहिए जो किसी एक भाव को पूर्ण रूप से प्रकट करता हो। जैसे वह गाता है, वह संगीत सीखता है, संगीत सीखने के लिए वह गुरुजी के पास जाता है। तो ऊपर बता दिया गया आपको कि वाक्य लिखने का तात्पर्य भावों एवं विचारों के अनुरूप शब्दों को उपयुक्त क्रम के आधार पर सजाना। अब अशुद्धियां एवं उनका निवारण, कौन कौन सी अशुद्धियां प्रायः होती हैं और उनका किस प्रकार से निवारण किया जाए। देखिए, शुद्ध वाक्य भी शब्द के उचित प्रयोग के कारण दोषपूर्ण हो जाता है। यदि शब्दों का अनुचित प्रयोग किया गया तो यदि वाक्य आप शुद्ध भी लिख रहे हैं तो भी वह दोषपूर्ण हो जाएगा, उसमें दोष आ जाएगा। जैसे इतना कहकर नारद जी चल चल बसे, ये अशुद्ध हो गया। इतना चल बसे का अर्थ होता है, वैसे सामान्य तौर पे हम लोग जो अर्थ लगाते हैं वो होता है मृत्यु को प्राप्त कर कर लिया। किंतु यहाँ क्या बताना कि इतना कहकर नारद जी चले गए। तो चल बसे शब्दों का अब प्रचलन में दूसरा अर्थ है, किंतु शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए प्रारंभ में, चल बसे का मतलब चले गए और दूसरी जगह बस गए। किंतु यहाँ पर यदि प्रयोग कर देंगे तो ऐसा होगा कि नारद जी को मृत्यु हो गई, नारद जी की मृत्यु हो गई। तो इसलिए शुद्ध करने के लिए इतना कहने के बाद नारद जी ने प्रस्थान किया। नारद जी वैदिक कालीन ऋषि हैं, इसलिए उनके जाने के लिए यदि प्रस्थान शब्द का प्रयोग किया जाए तो उचित रहेगा। बात करते हैं शब्द क्रम संबंधी अशुद्धियां। कभी कभी बच्चे शब्द का सही अर्थ जानते हुए भी वाक्य की क्रम योजना के बीच शब्दों को सही क्रम में नहीं रखते, जिससे वाक्य गलत हो जाता। जैसे गंगा को धरती पर लाए भागीरथ ही। अब देखिए इनका शब्द क्रम अलग अलग हो गया है ना, तो इसलिए भाव स्पष्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसलिए शुद्ध क्रम क्या होगा, भागीरथ ही गंगा को धरती पर लाए। कर्ता क्रिया संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार से कर जाते हैं। शिखा गेंद खेलने मैदान जा रहा था, ये अशुद्ध है। शिखा के लिए क्रिया क्या होगी, जा रही थी। शिखा गेंद खेलने मैदान जा रही थी। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी द्वारा एक गलती हो गई, उन्होंने भी सीता के लिए बोला शब्द का प्रयोग किया, मरम वचन सीता तब बोला। तो इस प्रकार की अशुद्धियां कभी कभी बड़े बड़े कवियों द्वारा भी हो जाती हैं, किंतु हमें इस प्रकार की अशुद्धियों का भी ध्यान रखना है। वचन क्रिया संबंधी अशुद्धियां, राम गए अशुद्ध, राम गया ये शुद्ध है। रमा अपूर्व व अथर्व गया, ये अशुद्ध है। रमा अपूर्व व अथर्व गए। ने का अशुद्ध प्रयोग, इसका प्रयोग वर्तमान और भविष्य काल में न होकर आसन्न या पूर्ण भूतकाल में होगा। जैसे ज्योति ने किताब पढ़ रही है, वर्तमान काल है इसलिए अशुद्ध हो जाएगा। ज्योति ने किताब पढ़ेगी, भविष्य काल, ये भी अशुद्ध है। ज्योति ने किताब पढ़ा या किताब पढ़ी, ये पूर्ण भूतकाल है, ये शुद्ध होगा। कहने का अर्थ ये है कि भूतकाल में ने परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, बाकी में ने परसर्ग का प्रयोग कर्ता के साथ यदि करेंगे तो अशुद्ध हो सकता है। तो सकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग होगा, अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
जैसे अमजद ने पढ़ाई की, शीला ने भी पढ़ाई की। पुनरुक्ति दोष, समान अर्थ वाले शब्दों की वाक्य में पुनरावृत्ति की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, पुनरावृत्ति किन्हीं किन्हीं शब्दों की हो जाती है जिससे वाक्य में शिथिलता आ जाती है। वह कलम वापस लौटाने आई। वापस और लौटाने दोनों ही एक ही अर्थ के द्योतक शब्द हैं, इसलिए यहाँ ये अशुद्धि हो गई, पुनरुक्ति दोष आ गया। वह कलम लौटाने आई। मेरे लिए शीतल ठंडा जल लाओ। शीतल और ठंडा एक ही शब्द, एक ही अर्थ के बोधक हैं, इसलिए यहाँ भी पुनरुक्ति दोष हो गया। शुद्ध क्या होगा, मेरे लिए शीतल जल लाओ। इसी प्रकार राजू की पढ़ाई अध्ययन ठीक नहीं है। राजू की पढ़ाई ठीक नहीं, ये शुद्ध होगा। अब अन्य विभक्तियों के प्रयोग, का, की, के, को, पर, ऊपर आदि विभक्तियों के अनावश्यक प्रयोग से बचने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे मेज के ऊपर किताब रखी है, यह अशुद्ध हो गया। मेज पर किताब रखी है। अखबार को पढ़कर जानकारी मिली, नहीं, अखबार पढ़कर जानकारी मिली। इस प्रकार से हमें वाक्यों की रचना में अशुद्धियों, दोषों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को वाक्य रचना सिखाना है। और आज का ये अध्याय आपका संपन्न होता है। इसी के साथ कक्षा भी आपकी संपन्न होती है। मिलते हैं कल फिर एक नए अध्याय के साथ। हिंदी के 2 अध्याय अभी और बचे हुए हैं, इनको भी शीघ्र 2 दिन में या इसी सप्ताह में इसको संपन्न करवा देते हैं। फिर कुछ नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।